नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। लोकतंत्र की गहरी जड़ों की अनदेखी। देश में लोकतंत्र यदि मजबूत, जीवंत एवं गतिशील है तो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और व्यापक हैं। भारतीय संस्कृति में सन्निहित लोकतांत्रिक मूल्य। भारत में लोकतंत्र की दशा और दिशा को लेकर जारी बहस के बीच यह जानना आवश्यक है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपितु लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र भारत का आत्मा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास 1215 में जारी किए गए इंग्लैंड के कानूनी परिपत्र मैग्ना कार्टा से नहीं, अपितु सहयोग, समन्वय एवं सह अस्तित्व पर आधारित प्राचीन एवं सनातन सांस्कृतिक विचार प्रवाह एवं जीवन दर्शन से हुआ है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाकाव्य आदि ग्रंथों में विश्व, जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, परिषद, संघ, निकाय जैसे अनेक शब्दों एवं संस्थाओं के उल्लेख मिलते हैं जो पुष्टि करते हैं कि प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र का अस्तित्व था। वैदिक वाङ्मय पर दृष्टि डालने से दो प्रकार की गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं सामने आती हैं। एक जिसमें राजा निर्वाचित किया जाता था और दूसरा जिसमें राज्य की शक्ति सभा या परिषद में निहित होती थी। वैदिक राजा का निर्वाचन समिति में एकत्रित होने वाले लोगों द्वारा किया जाता था। समिति सार्वजनिक कार्यों को संपादित करने वाली संस्थाओं में सर्वप्रमुख थी। यह जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी, वहीं सभा समिति के अधीन कार्य करती थी। उल्लेखनीय है कि समिति और सभा की सदस्यता जन्म के बजाय कर्म पर आधारित थी। नीति, सैन्य एवं सार्वजनिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श एवं नियमन के लिए विधत सभा का भी उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में 100 से अधिक बार किया गया है। रामायण और महाभारत के प्रसंगों में भी विदित होता है कि राजा निर्णय प्रक्रिया में प्रजा के मत और जनपद प्रतिनिधियों के परामर्श को विशेष महत्व देता था। श्री राम द्वारा माता सीता के परित्याग के करुणिक वृत्तांत में भी राजा द्वारा जन विचारों को वरीयता देने की भावना दिखती है। राजा निरंकुश नहीं होता था, वह नीति, धर्म, परंपरा एवं लोक मर्यादा से बंधा होता था। राजा दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ भावी राजा राम को ये उपदेश देते हैं कि प्रजा के हित की निरंतर चिंता, मंत्रियों, सेनापतियों, अधिकारियों से सतत विचार विमर्श राजा के प्रमुख कर्तव्य होते हैं। रामायण के बालकांड के 7वें सर्ग में राजा दशरथ के यशस्वी होने का कारण राज्य के प्रमुख कार्यों में उनके मंत्रिमंडल की सहभागिता है, जिसमें 8 मंत्री होते थे। राजा दशरथ के राज्य संबंधी अथवा अन्य किसी भी योजना संबंधी विषयों में एक विशाल मंत्री समूह की भूमिका उनकी लोकतांत्रिक दृष्टि का बोध कराती है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 107/108 में गणराज्यों की विशेषताओं का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब एक गणतंत्र के लोगों में एकता होती है तो वह शक्तिशाली हो जाता है और उसके लोग समृद्ध हो जाते हैं तथा आंतरिक संघर्षों की स्थिति में वे नष्ट हो जाते हैं। इसी पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजा को प्रजा के हित की रक्षा एवं धर्म का अनुसरण करना चाहिए तथा उसे सभासदों, प्रकृतिजनों एवं प्रजाजनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध के काल में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अनेक गणराज्य विद्यमान थे। इनमें वैशाली के लिच्छावी, कपिलवस्तु के सांख्य, सुमार पर्वत के भाग्य, केशपुत्र के कालाम, ग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल,
पावा के मल, पिवलिन के मौर्य, मिथिल के विधे और अल्पकप के बुद्धि आदि प्रमुख थे। कछवियों के आसपास के अन्य गणों को मिलाकर वज्जी संघ नाम से एक संयुक्त संघ भी बनाया था। इन गणराज्यों की सर्वोच्च शक्ति एवं गण सभा या संस्थागार में निहित होती थी, जो लगभग आज के संसद जैसी होती थी। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के सुस्पष्ट एवं निश्चित नियम थे। विरोध या मतभेद आदि उपस्थित होने पर गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। एक प्रश्न जातक के अनुसार लक्षवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा यानी सदस्य थे। इसी प्रकार तमिलनाडु में 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रांतक चोल प्रथम के शासक काल में उत्कीर्ण कांचीपुरम के उत्तर मेरु के अभिलेखों से तत्कालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के विविध आयामों की विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं। तत्कालीन चुनाव प्रक्रिया में शुचिता ऐसी थी कि उम्मीदवारों की अनिवार्य अहंताओं में से एक की संपत्ति सार्वजनिक घोषणा थी। स्मरण रहे कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से भी अधिक वर्ष पूर्व कर्नाटक के लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर द्वारा अनुभव मंडल की स्थापना की गई थी, जिसे भारत की पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसद के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये एक प्रकार का खुला एवं सार्वजनिक मंच था, जहां आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर मुक्त विमर्श कर समाधान तक पहुंचने का प्रयास होता था। भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताओं, दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बोलियों वाले देश में लोकतंत्र यदि मजबूत, जीवंत एवं गतिशील है तो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और व्यापक है। यूरोप, अमेरिका समेत संपूर्ण विश्व भारतीय लोकतंत्र से प्रेरणा ग्रहण करता है। पश्चिम से प्रशंसा की प्रत्याशा एवं निहित राजनीतिक स्वार्थी की पूर्ति के लिए ऐसा गौरवशाली लोकतंत्र पर प्रश्न खड़े करना सर्वदा अनुचित एवं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे प्रश्न कहीं न कहीं भारत में लोकतंत्र की गहरी जड़ों के प्रति अज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।